हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल स्टडी विद एसएनजी ग्रुप। सो फ्रेंड्स, जैसा कि हमने अपनी पिछली वीडियो में आपसे वादा किया था कि नेक्स्ट वीडियो से आपके लिए हर एक यूनिट को बड़े ही अच्छे तरीके से बनाकर लेकर आएंगे। तो हमने हर एक यूनिट के बड़ी ही बारीकी से हर एक टॉपिक को कवर किया है। तो फ्रेंड्स, चलिए बिना देरी किए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि आखिरकार हमारी यूनिट 1 का सिलेबस क्या था और यूनिट 1 के टॉपिक कौन कौन से हमने इस वीडियो में कवर किए हैं। तो फ्रेंड्स, हमारा यूनिट 1 का सिलेबस था डेमोक्रेसी इन इंडिया, ट्रेजेक्ट्री, फाउंडेशन, डायमेंशन एंड चैलेंजेस। यानी कि इसमें हमें डेमोक्रेसी को देखना है, उसके डायमेंशंस देखने हैं, उसके चैलेंजेस देखने हैं, उसकी विशेषताएं देखनी है और किस तरीके से उसकी भारत की में नींव पड़ी थी, उन सबको देखना है। तो फ्रेंड्स, अब देखते हैं कि आखिरकार डेमोक्रेसी क्या होता है। तो फ्रेंड्स, यूनिट 1 का फर्स्ट टॉपिक है हमारा लोकतंत्र। तो लोकतंत्र क्या होता है? सब लोकतंत्र सब इंग्लिश भाषा के डेमोक्रेसी का हिंदी रूपांतरण है। यानी कि लोकतंत्र के लिए इंग्लिश लैंग्वेज में डेमोक्रेसी शब्द का यूज होता है, जो कि ग्रीक लैंग्वेज के डेमोक्रेटिया से बना है, जिसका अर्थ होता है जनता का शासन। यानी कि जनता का तंत्र या जनता का शासन। यानी कि फ्रेंड्स, लोकतंत्र हम उस प्रोसेस को बोलते हैं जिसमें जनता ही शासन करती है, जनता ही चुनाव करती है और जनता ही कार्य करती है और जनता ही उत्तरदायी होती है। यानी कि जनता का जनता द्वारा जनता के लिए शासन ही क्या होता है? हमारा लोकतंत्र होता है। और ये इस प्रकार की परिभाषा हमारी अब्राहम लिंकन ने दी थी, जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका के फर्स्ट फर्स्ट प्रेसिडेंट भी रहे। फर्स्ट प्रेसिडेंट वॉशिंगटन से प्रेरित होकर के वे भी वहाँ के प्रेसिडेंट बने थे। तो फ्रेंड्स, ये हमारी परिभाषा बहुत अधिक इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इससे क्वेश्चन वेरी शॉर्ट में पूछा ही जाता है। तो इसको भी आप जरूर याद करें। इसके बाद फ्रेंड्स, देखते हैं कि लोकतंत्र की विशेषताएं क्या होती है। तो लोकतंत्र की 3 विशेषताएं होती है। जो इसके लक्षण होते हैं वही इसकी विशेषताएं हैं। यानी कि इसमें जनता का प्रतिनिधित्व दिखाई पड़ता है, जनता के हितों का रक्षण होता है और जनता के प्रति उत्तरदायित्व होता है। तो हमारे लोकतंत्र की ये 3 मुख्य विशेषताएं होती है। फ्रेंड्स, सच्चे लोकतंत्र में राज्य और नागरिकों के मध्य दो तरफा संवाद हमें देखने को मिलता है। यानी कि इसमें एक तरफ नागरिकों के द्वारा सरकार को चुना जाता है, तो दूसरी तरफ सरकार अपने कार्यों के लिए लोगों के प्रति उत्तरदायी होती है। तो इस तरीके से नागरिक और राज्यों के मध्य में 2 प्रकार का संवाद लोकतंत्र में देखने को मिलता है। इसके बाद फ्रेंड्स, हम देखते हैं लोकतंत्रीकरण आखिरकार क्या होता है। फ्रेंड्स, ये 2 नंबर का क्वेश्चन है, इसको भी आप याद कर लेना। तो लोकतंत्रीकरण क्या होता है? लोकतंत्रीकरण उस प्रोसेस को बोलते हैं जिसके द्वारा किसी देश में लोकतंत्र को अपनाया जाता है। मान लीजिए, अगर किसी देश में कोई सी और व्यवस्था है या फिर वहाँ पर कोई भी व्यवस्था नहीं है और वहाँ पर लोकतंत्र को अपनाया जाता है, तो जिन लक्षणों को अपनाया जाता है, जिन रूल रेगुलेशन को फॉलो करके वहाँ पर डेमोक्रेसी की को स्टेब्लिश किया जाता है, तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं फ्रेंड्स? उसको हम बोलते हैं लोकतंत्रीकरण। जैसे कि इसमें हम देख भी सकते हैं, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा गैर लोकतांत्रिक देशों में लोकतंत्र की शुरुआत होती है और साथ ही संपूर्ण व्यवस्था का संचालन लोकतंत्र के अनुसार किया जाता है, उसको हम क्या कहते हैं फ्रेंड्स? उसको हम लोकतंत्रीकरण कहते हैं। और न्यूटन ने भी इसकी बहुत अच्छी परिभाषा दी थी। न्यूटन के अनुसार एक राजनीतिक व्यवस्था का अधिक लोकतांत्रिक व्यवस्था की ओर संक्रमण क्या कहलाता है? लोकतंत्रीकरण कहलाता है। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार हमारा लोकतंत्रीकरण, उसकी विशेषताएं देखी गई। अब देखते हैं लोकतंत्र के भेद। तो फ्रेंड्स, लोकतांत्रिक शासन के 2 भेद होते हैं। एक होता है प्रत्यक्ष लोकतंत्र, एक होता है अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। तो फ्रेंड्स, हमारे इंडिया में हमें अप्रत्यक्ष लोकतंत्र दिखाई पड़ता है और प्रत्यक्ष लोकतंत्र स्विट्जरलैंड जैसे देशों में देखने को मिलता है। तो फ्रेंड्स, आगे चलते हैं और देखते हैं कि आखिरकार प्रत्यक्ष लोकतंत्र और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र क्या होता है। तो फ्रेंड्स, प्रत्यक्ष लोकतंत्र क्या होता है? जब जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से शासन कार्यों में भाग लिया जाता है। यानी कि एक ऐसी डेमोक्रेसी जिसमें जनता डायरेक्टली सारे शासन कार्यों को करती है, सीधे उसमें भाग लेती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं प्रत्यक्ष लोकतंत्र। यानी कि इस डेमोक्रेसी में जनता सीधे अपने शासनकर्ता को चुनती है, अपने राजा को चुनती है या फिर अपने प्राइम मिनिस्टर को चुनती है। तो फ्रेंड्स, इंडिया में प्रत्यक्ष लोकतंत्र नहीं है, क्योंकि यहाँ पर हम अपने जो प्रतिनिधित्व होता है, प्रतिनिधि को वोट देते हैं और फिर वो प्रतिनिधि आगे चल करके हमारे शासनकर्ता को चुनता है। तो इस तरीके से भारत में तो हमें अप्रत्यक्ष लोकतंत्र दिखता है, लेकिन प्रत्यक्ष लोकतंत्र का एक सबसे अच्छा ज्वलंत उदाहरण है हमारा स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड के 5 कैंटनों में हमें प्रत्यक्ष लोकतंत्र देखने को मिलता है और इसके 5 कैंटन हैं: आउटर अपनजेल, इनर अपनजेल, उरी, अंटकवाल्डन एंड ग्लारस। यानी कि हमारे इन 5 जो स्विट्जरलैंड के कैंटन्स हैं, इनमें हमें
प्रत्यक्ष लोकतंत्र देखने को मिलता है, यानी कि यहाँ पर डायरेक्ट डेमोक्रेसी है। लेकिन इंडिया में अगर देखा जाए तो इंडिया में इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी होती है। इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी क्या होता है? जब जनता अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से शासन कार्यों में भाग लेती है, यानी कि एक ऐसी डेमोक्रेसी जिसमें इंडिया सीधे भाग नहीं लेती बल्कि अपने प्रतिनिधि को चुनती है, फिर वे प्रतिनिधि आगे जा करके अपने शासनकर्ता को चुनते हैं, तो उसको हम प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष लोकतंत्र बोलते हैं। अब फ्रेंड्स देखते हैं लोकतांत्रिक शासन की विशेषताएं क्या होती है। तो फ्रेंड्स लोकतांत्रिक शासन में ये हमें विशेषताएं देखने को मिलती है जो मैंने यहाँ पर लिखी हुई है, जैसे कि लोक प्रभुसत्ता में विश्वास, यानी कि इसमें जनता के प्रति उत्तरदायित्व होता है और लोक सहमति पर आधारित शासन होता है, यानी कि बिना जनता की सहमति के हम अपने शासनकर्ता को नहीं चुनते, जनता की सहमति से ही शासनकर्ता को चुना जाता है और जनता का ही इसमें प्रतिनिधित्व देखने को मिलता है। दूसरा होता है राजनीतिक व नागरिक अधिकार और स्वतंत्रताएं, यानी कि डेमोक्रेसी जो होता है फ्रेंड्स, इस डेमोक्रेसी शासन व्यवस्था के अंदर नागरिकों को बहुत तरीके के राइट्स एंड लिबर्टीज उनको देखने को मिलती है। जैसे कि हमारे इंडिया में भी मौलिक अधिकार हमें एक प्रकार से हमारे राजनीतिक और सामाजिक नागरिक अधिकार है, वो बहुत प्रकार की हमें स्वतंत्रताएं देखने को मिलती है, जैसे कि घूमने की स्वतंत्रता, खान पान की स्वतंत्रता, संघ निर्माण की स्वतंत्रता, कहीं भी भ्रमण करने की स्वतंत्रता, कोई भी व्यवसाय अपना लेने की, कोई भी हम काम कर सकते हैं, कोई भी बिजनेस कर सकते हैं, ये सभी तरीके की स्वतंत्रताएं हमें एक डेमोक्रेटिक देश में ही देखने को मिलती है। दूसरा होता है व्यक्ति की गरिमा व विवेक में विश्वास, यानी कि डेमोक्रेसी शासन वाले देश में व्यक्ति की गरिमा व विवेक में विश्वास किया जाता है। उसमें माना जाता है कि एक व्यक्ति का व्यक्ति होने के नाते कुछ महत्व होता है, उसकी अपने आप में एक गरिमा होती है जिसका सम्मान किया जाना चाहिए। थर्ड इसका फोर्थ हो जाएगा इसका टॉपिक शक्ति विभाजन, यानी कि फ्रेंड्स जो डेमोक्रेसी देश होता है, एक डेमोक्रेटिक देश में शक्ति विभाजन देखने को मिलता है, यानी कि जो शासन के 3 अंग होते हैं, कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका, इन तीनों के बीच में कार्यों का विभाजन देखने को मिलता है। और फ्रेंड्स जो शक्ति विभाजन का सिद्धांत है ये मोंटेस्क्यू ने दिया था। इसने कहा था कि सरकार के तीनों अंगों में बंटवारा किया जाना चाहिए। इसके बाद होता है संविधानवाद। संविधानवाद सीमित शक्तियों वाला शासन, यानी कि डेमोक्रेटिक जो देश होता है उसमें एक सीमित शक्तियों वाले शासन की बात की जाती है कि सरकार को ज़्यादा शक्ति नहीं दी जानी चाहिए बल्कि कम से कम शक्तियाँ ही उसको मिलनी चाहिए, बस उसको जनता के हितों के लिए ही काम करा जाना चाहिए, उसको निरंकुश नहीं बनना चाहिए। उसके बाद फ्रेंड्स हमारी विशेषता आती है विश्व शांति का समर्थक। एक डेमोक्रेटिक देश जिस तरीके से इंडिया एक विश्व शांति का समर्थक होता है, उसके बाद आती है राजनीतिक जागरूकता में सहायक ये होता है क्योंकि इसमें जनता को भाग लेने का और अपने शासनकर्ता को चुनने का राइट्स होता है। सर्वाधिक कार्यकुशल प्रशासन, एक डेमोक्रेटिक जो शासन व्यवस्था होती है उसमें सबसे अच्छा प्रकार का प्रशासन देखने को मिलता है क्योंकि इसमें जनता के प्रति उनका उत्तरदायित्व निश्चित होता है। फ्रेंड्स अगर इसमें कुछ विशेषताएं देखने को मिलती है तो साथ ही लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में कुछ दोष भी नजर आते हैं, जिस कारण से कुछ विद्वानों ने इसकी कई प्रकार से संज्ञा दी है, जैसे कि टेलीरेंट ने इसको दुष्टों का कुलीन तंत्र बोला है डेमोक्रेसी को, लूडोविसी ने लोकतंत्र को बोला है प्रजातंत्र मृत्यु की ओर ले जाता है। लूडोविसी ने बोला कि जो प्रजातंत्र होता है वो मृत्यु की ओर ले जाता है। तो इसके अगर दोष देखे जाए फ्रेंड्स तो वे होते हैं जैसे कि अयोग्यता की पूजा या मूर्खों का शासन। इसे अयोग्यता की पूजा या मूर्खों का शासन इसलिए बोला जाता है क्योंकि फ्रेंड्स इसमें कोई भी व्यक्ति प्रधानमंत्री के पद के लिए उठ सकता है और जीत सकता है और इसमें बहुमत का शासन देखने को मिलता है, यानी कि इसमें अल्पसंख्यकों की आवाज़ को दबा दिया जाता है और बहुसंख्यकों का बल देखने को मिलता है। तो इसलिए फ्रेंड्स इसको मूर्खों का शासन या अयोग्यता की पूजा भी बोला जाता है। दूसरा होता है इसमें दल प्रणाली का अहितकर प्रभाव, यानी कि जो एक लोकतांत्रिक देश होता है उसमें बहुत प्रकार के राजनीतिक दल देखने को मिलते हैं जिनमें आपसी असमंजस्य देखने को मिलता है, जिसके कारण जो साधारण इंसान होते हैं वो दल प्रणाली का शिकार हो जाते हैं और देश में शासन व्यवस्था में भ्रष्टाचार ही देखने को मिलता है। इसके अगले दोष है भ्रष्ट शासन व्यवस्था, यानी कि इसमें भ्रष्टाचार बहुत अधिक देखने को मिलता है, तो यह भी इसका एक महत्वपूर्ण दोष है। दूसरा हो जाएगा सार्वजनिक धन में समय का अपव्यय, यानी कि किसी भी देश में लोकतंत्र को अपनाना और लोकतंत्र के अनुसार चुनाव शासन व्यवस्था को अपनाना बहुत अधिक कठिन होता है। इसके लिए बहुत अधिक धन और समय की जरूरत होती है, इस वजह से यहाँ पर बहुत अधिक धन व समय का अपव्यय देखने को मिलता है। दूसरा हो जाएगा हमारा लोकतांत्रिक समानता एक धर्म। वैसे तो फ्रेंड्स बोला जाता है कि लोकतांत्रिक देशों में नागरिकों के मध्य में एक प्रकार की समानता होती है, उन्हें विभिन्न प्रकार के राइट्स मिलते हैं वो होता है, लेकिन ऐसा नहीं है फ्रेंड्स। इस ये एक प्रकार का भ्रम है क्योंकि
कुछ विशेष पदों पर बैठे व्यक्तियों को कुछ विशेष स्पेशल राइट्स दे दिए जाते हैं, जिस प्रकार से लोकतांत्रिक समानता का एक अपवाद हो जाएगा हमारा राष्ट्रपति। फ्रेंड्स, वैसे तो राष्ट्रपति भी देश का हमारा प्रथम नागरिक होता है और एक साधारण मनुष्य है, लेकिन फिर भी जब तक वह अपने पद पर होता है उसको बहुत अधिक प्रकार के स्पेशल राइट्स मिले होते हैं। तो इस प्रकार से इसको एक भ्रम बोला जा सकता है कि लोकतांत्रिक देश में समानता एक भ्रम है। दूसरा होता है अनुत्तरदायी शासन। वैसे तो फ्रेंड्स इसमें बोल दिया जाता है कि ना, जो जनता का जनता द्वारा जनता के लिए शासन, यानी कि जनता ही जनता के प्रति उत्तरदायी होती है और इसमें जो भी प्राइम मिनिस्टर होगा वो अपनी जनता के प्रति उत्तरदायी होगा। लेकिन फ्रेंड्स इसमें देखा जाता है कि सभी एक अपना अपना जो जिम्मेदारी होती है वो एक दूसरे के ऊपर डालते रहते हैं, जिस कारण से इसमें अनुत्तरदायी शासन देखने को मिलता है। अगला होता है इसमें राजनीतिक शिक्षा का दम, क्योंकि अप्रत्यक्ष लोकतंत्र क्या होता है, इसमें जनता अपने प्रतिनिधि को चुनती है और प्रतिनिधि आगे जाके प्राइम मिनिस्टर को चुनते हैं। तो इस वजह से इसमें जो है नागरिकों को तो वास्तविक जो राजनीतिक शिक्षा मिलनी चाहिए, जो पॉलिटिकल एजुकेशन मिलनी चाहिए, वो तो मिल ही नहीं पाती। तो इस वजह से इसका एक मुख्य दोष ये भी हो जाएगा कि राजनीतिक शिक्षा का दम, यानी कि इसमें राजनीतिक शिक्षा का अभाव देखने को मिलता है। नागरिक अच्छे प्रकार से राजनीति राज्य को नहीं जान पाते, तो यह भी इसका एक महत्वपूर्ण दोष हो गया। तो इस तरीके से फ्रेंड हमारे कई इसके दोष देखने को मिलते हैं, जैसे अयोग्यता की पूजा, दल प्रणाली का अहितकर प्रभाव, भ्रष्ट शासन व्यवस्था, सार्वजनिक धन व समय का अपव्यय, लोकतांत्रिक समानता एक भ्रम, अनुत्तरदायी शासन, राजनीतिक शिक्षा का दम। तो इस प्रकार के अनेक प्रकार के हमें दोष इसमें देखने को मिलते हैं। और फ्रेंड्स साथ ही साथ इसमें और कई प्रकार के दोष देखने को मिलते हैं, जैसे कि मतदाताओं की उदासीनता, यानी कि फ्रेंड्स जो लोकतंत्र देश होता है वहाँ पर जनता ज़्यादा वोट डालने में विश्वास नहीं रखती और इस कारण से मतदाताओं की उदासीनता देखने को मिलती है और इस प्रकार जो बहुसंख्यक होता है, बहुसंख्यक धर्म वाले ही इसमें जीत जाते हैं। दूसरा होता है लोकतांत्रिक समानता एक भ्रम, ये हमारा पहले भी हो चुका है। पेशेवर राजनीतिकों का विश्वास युद्ध व संकट के समय निर्बल, यानी कि जो एक लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था होती है वो युद्ध और कभी कोई संकट आ जाता है तो उसके समय में अच्छी प्रकार से अपने जो कामों को नहीं निभा पाती है, एक अच्छी वो इंटरनेशनल लेवल पर अच्छा काम नहीं कर पाती है, जिस कारण से उसकी छवि अत्यधिक बिगड़ती हुई नजर आती है। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में इस प्रकार के दोष दिखाई पड़ते हैं। अब इसके बाद हम देखते हैं लोकतंत्र की चुनौतियाँ। फ्रेंड्स लोकतंत्र की विशेषताएं हो गई, लोकतंत्र के दोष हो गए। अब देखते हैं लोकतंत्र की चुनौतियां क्या होती है। तो लोकतंत्र की 4 प्रकार की चुनौतियां हमें यहाँ देखने को मिलती है, जैसे कि आधार तैयार करने की चुनौती। फ्रेंड्स वैसे तो लोकतंत्र कितने देशों में अपना लिया गया है, लेकिन अभी भी विश्व के 1/4 हिस्से में ऐसे देश हैं जहाँ पर लोकतांत्रिक व्यवस्था नहीं है, यानी कि 25% देश ऐसे हैं जहाँ पर अभी भी लोकतंत्र नहीं है और इनमें लोकतंत्र को अपनाना, वहाँ पर इसका एक मजबूत आधार तैयार करना एक बहुत बड़ी चुनौती है। दूसरा है इसका फ्रेंड्स चुनौती विस्तार की चुनौती, यानी कि लोकतंत्र को अपना तो लिया जाता है लेकिन फ्रेंड्स इसकी जो रूल रेगुलेशन होते हैं, यानी कि अच्छे प्रकार से चुनाव कराना, एक अच्छे प्रकार से नागरिकों को राजनीतिक शिक्षा मिलना, इस तरीके की विस्तार का इसमें अभाव देखने को मिलता है। तीसरी की चुनौती होती है लोकतांत्रिक संस्थाओं में सुधार करना, यानी कि फ्रेंड्स एक लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में अच्छे प्रकार की संस्थाएं होना और उनमें अच्छे प्रकार के कर्मचारियों का संलग्न होना, ये एक बहुत बड़ी चुनौतियां हमें देखने को मिलती है। और इसके बाद अगली चुनौती होती है लोकतंत्र की जड़ें मजबूत करना। अगर फ्रेंड्स किसी राष्ट्र में लोकतंत्र को अपना भी लिया गया है तो वहाँ पर अच्छे प्रकार से लोकतंत्र को लाना, उसको स्थापित करना और उसकी जड़ों को मजबूत करना, ये एक बहुत बड़ी कठिनाई देखने को मिलती है। तो फ्रेंड्स जिस प्रकार से अगर लोकतंत्र में कुछ चुनौतियां हैं तो उसी प्रकार से उसकी कुछ विशेषताएं हैं, तो हमारा कर्तव्य बनता है कि हम इन चुनौतियों और जो ये इसकी विशेषताएं हैं इनको ध्यान में रखते हुए एक अच्छे प्रकार की शासन व्यवस्था को अपने राष्ट्र में अपनाएं। तो फ्रेंड्स ये तो होती है जो आम चुनौतियां होती है किसी भी लोकतंत्र में, लेकिन अब हम देखते हैं कि भारत में लोकतंत्र की क्या क्या चुनौतियां हैं। तो भारत में हमें लोकतंत्र की कई प्रकार की चुनौतियां देखने को मिलती है, जैसे कि भारत में जात पात का भेद बहुत अधिक देखने को मिलता है। तो जातिवाद, महिलाओं पर अत्याचार, जोड़ तोड़ की राजनीति, अशिक्षा, राजनीतिक अपराधीकरण, संपत्ति का असमान वितरण, न्याय व अधिकारों की पूर्ण पहुंच का अभाव होना, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, राजनीतिक दल बदल, सांप्रदायिकता, संसदीय वाद विवाद में हरास होना, राजनीतिक रुझान की कमी देखना, राजनीतिक शिक्षा का अभाव देखना लोगों में, राजनीतिक अपराधीकरण, इस प्रकार की हमें अनेक प्रकार की जो चुनौतियां होती है वो भारतीय लोकतंत्र में देखने को मिलती है।
अब फ्रेंड्स इसके बाद देखते हैं कि आखिरकार आगे की राह क्या होनी चाहिए, कि लोकतंत्र की इन चुनौतियों को मद्देनजर रखते हुए हमें आगे लोकतंत्र की सफलता हेतु किन किन परिस्थितियों पर गौर किया जाना चाहिए। तो फ्रेंड्स पहला है हमारा शिक्षित तथा जागरूक जनता, यानी कि हमें जनता को ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक किया जाना चाहिए। दूसरा, आर्थिक समानता की स्थापना की जानी चाहिए, उन्हें अनेक प्रकार की नागरिक स्वतंत्रताएं दी जानी चाहिए, लिखित संविधान होना चाहिए, वह प्रजातांत्रिक परंपराएं होनी चाहिए। यानी कि लिखित संविधान का मतलब ये है कि जो लोकतंत्र से रिलेटेड जो भी रूल रेगुलेशन है उन सभी को लिखित रूप में संविधान के अंदर कंठस्थ किया जाना चाहिए। दूसरा हो जाएगा समानता पर आधारित सामाजिक व्यवस्था, यानी कि एक ऐसी सामाजिक व्यवस्था होनी चाहिए जो वर्ण या जाति के आधार पर विभाजित ना हो बल्कि समानता पर आधारित हो। दूसरा, हमारा स्थानीय स्वशासन इसमें होना चाहिए, लोकल लेवल की जो हमारी गवर्नमेंट्स होती है इनका इसमें पूरा पार्टिसिपेशन किया जाना चाहिए। स्वस्थ व सुदृढ़ राजनीतिक दल होने चाहिए, ऐसे राजनीतिक दल नहीं होने चाहिए कि जो लगातार दल बंदी करने में या फिर दल बदल करने में संलग्न हो। न्यायप्रिय, बहुमत व सहनशील अल्पमत होना चाहिए, एक ऐसी शासन व्यवस्था होनी चाहिए जहां पर न्यायप्रिय, बहुमत हो और सहनशील अल्पमत हो। बुद्धिमान व सतर्क नेतृत्व होना चाहिए, यानी कि एक शिक्षित जनता ही एक बुद्धिमान व सतर्क नेतृत्व को अपना सकती है। एल नोवेल के शब्दों में अगर देखा जाए तो उन्होंने बोला है कि यदि उपयुक्त बातें पूरी हो जाती है तो प्रचंड वायु के झोंके भी लोकतंत्र की नींव को नहीं हिला पाएंगे। यदि उपयुक्त बातें पूरी हो जाती है तो प्रचंड वायु के झोंके भी लोकतंत्र की नींव को हिला नहीं पाएंगे, किंतु ये बातें पूरी नहीं होगी तो लोकतंत्र के शक्तिशाली पांव भी कीचड़ में धंस जाएंगे। यानी कि हमें लोकतंत्र को सिर्फ ऊपरी स्तर से ही नहीं बल्कि निचले स्तर से अपनाना होगा। हर एक चरण को, हर एक उसके जो रूल है उनको बड़ी ही अच्छे तरीके से बारीकी से अपनाना होगा, तभी हम वास्तविक अर्थों में लोकतंत्र की स्थापना कर पाएंगे। अब इसके बाद फ्रेंड्स हम देखते हैं कि लोकतंत्र के भारत में कौन कौन से आयाम हैं, किस प्रकार इसके होते हैं आयाम, इन सभी को हम आगे पढ़ते हैं। और फ्रेंड उससे पहले हम आपको बता देते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस कब मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस हमारा 15 सितंबर को मनाया जाता है। तो फ्रेंड्स ये रहे हमारे भारत के लोकतंत्र के आयाम। तो फ्रेंड्स लोकतंत्र के 3 आयाम हैं, सामाजिक लोकतंत्र, आर्थिक लोकतंत्र और राजनीतिक लोकतंत्र। तो फ्रेंड्स सामाजिक लोकतंत्र क्या होता है? सामाजिक लोकतंत्र एक ऐसा लोकतंत्र होता है जो कि समाज में समानता की बात करता है। सामाजिक आदर्श के रूप में लोकतंत्र मनुष्य मनुष्य के बीच समानता का प्रतिपादन करता है, यानी कि एक ऐसा लोकतंत्र जो मनुष्य मनुष्य के बीच सामाजिक स्थिति के आधार पर किसी प्रकार का भेद ना माने और प्रत्येक व्यक्ति को शक्तियों के समुचित विकास के समान अवसर उपलब्ध कराता हो। एक ऐसा लोकतंत्र जिसमें सभी नागरिकों के साथ एक समान व्यवहार किया जाए, उन्हें सभी प्रकार की समानताएं प्राप्त हो और उन्हें सभी प्रकार के अवसर प्राप्त हो अपनी उन्नति करने के। तो इस प्रकार के लोकतंत्र को हम सामाजिक लोकतंत्र कहते हैं और इसमें विशेष अधिकारों वाले वर्ग की अनुपस्थिति को माना जाता है। सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना हेतु सुझाव अगर देखा जाए तो देश की राजसत्ता विधायी तथा कार्यकारियों के द्वारा समतामूलक समाज की स्थापना कर सकती है। तो फ्रेंड्स अगर हम देखा जाए तो भारतीय संविधान के अंदर सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना करने के लिए कौन कौन से प्रावधानों को अपनाया गया है। तो फ्रेंड्स इसमें हमारे आते हैं जैसे भारतीय संविधान का भाग 3 व 4। भाग व 3, 4 जो होते हैं वे हमारे सामाजिक न्याय को अपनाने के लिए बल देते हैं, जैसे कि मौलिक अधिकारों में आर्टिकल 14 हमारा कानून के समक्ष समानता व समान संरक्षण की बात करता है। उसके बाद आर्टिकल 15 धर्म, नस्ल, जाति, लिंग के आधार पर भेदभाव की समाप्ति की बात करता है। यानी कि हमारे मौलिक अधिकारों से हमें सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना होती है और नीति निदेशक तत्वों से भी। इसके बाद आता है फ्रेंड्स हमारा आर्टिकल 16 जो कि राज्याधीन पदों पर नियुक्तियों के संबंध में सब नागरिकों को समानता की बात करता है, जो कहता है कि राज्य के अधीन जितनी भी नौकरी होगी, जितने भी पद होंगे, उन सभी में नागरिकों के साथ एक समान व्यवहार किया जाएगा, उन्हें समानता होगी, उनके साथ जात पात के आधार पर किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होगा। उसके बाद आर्टिकल 17 जो कि छुआछूत व अस्पृश्यता का अंत की बात करता है। इसके बाद आर्टिकल 23 बलात्, श्रम व बेगार पर रोक लगाता है कि आप किसी भी व्यक्ति से जबरदस्ती कोई भी काम या बंधुआ मजदूरी जैसे कार्य नहीं करा सकते। उसके बाद आर्टिकल 24 कारखानों में 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों पर
कार्य कराने का निषेध करता है। इसके बाद फ्रेंड्स आता है हमारा आर्टिकल 29 में 30, जो अल्पसंख्यकों की शिक्षा व संस्कृति संबंधी हितों व अधिकारों का रक्षण करता है। तो इस प्रकार फ्रेंड्स हमारे मौलिक अधिकार एक सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना करने के लिए उत्तरदायी है। उसके बाद आते हैं नीति निदेशक तत्व। तो नीति निदेशक तत्वों में हमारा आर्टिकल 41, आर्टिकल 42, आर्टिकल 43, आर्टिकल 44, आर्टिकल 45, आर्टिकल 46 एंड आर्टिकल 47, ये सभी हमारे देश में सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना करने के मूल तत्व है या मूल आधार है। इसके बाद फ्रेंड्स हम देखते हैं कि आर्थिक लोकतंत्र क्या होता है। आर्थिक लोकतंत्र, तो फ्रेंड्स आर्थिक लोकतंत्र का अभिप्राय होता है कि व्यक्ति व्यक्ति के बीच में कोई दीवार ना हो, उनके बीच में धन संपदा के आधार पर किसी प्रकार का विभेद ना किया जाए और किसी एक वर्ग के द्वारा दूसरे वर्ग या एक मनुष्य के द्वारा दूसरे मनुष्य का शोषण ना किया जाए और ना ही उन्हें ऐसा करने का कोई राइट्स हो। तो एक आर्थिक लोकतंत्र वह होता है जिसमें नागरिकों के मध्य में धर्म धर्म के आधार पर, सॉरी, धर्म नहीं, उनकी संपत्ति के आधार पर, धन संपदा के आधार पर किसी प्रकार का भेदभाव ना किया जाए। तो आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करने के लिए भारतीय संविधान में बहुत सारे तरीके के प्रावधान किए गए हैं। जैसे कि आर्टिकल 39 में राज्य से कहा गया है कि वे अपनी नीतियों का संचालन ऐसे करें जिससे समान रूप से सभी नर नारियों को आजीविका के पर्याप्त साधन प्राप्त करने का अधिकार हो। यानी कि राज्य से इसमें कहा गया है कि वे सब प्रत्येक स्त्री पुरुष को समान कार्य के लिए समान वेतन दे और उन्हें आजीविका के पर्याप्त साधन उपलब्ध कराए। दूसरा हो जाएगा, राज्य पुरुषों व स्त्रियों को समान कार्य के लिए समान वेतन देगा, धन का केंद्रीकरण ना हो, समाज के कमजोर वर्गों के लिए निःशुल्क कानूनी सहायता उपलब्ध कराई जाए, राज्य श्रमिक पुरुषों स्त्रियों के स्वास्थ्य और शक्ति तथा बालकों की सुकुमार अवस्था का दुरुपयोग न होने देगा, राज्य बच्चों तथा युवकों को शोषण से तथा भौतिक या नैतिक परित्याग से रक्षा करेगा, पंचवर्षीय योजनाएं, समाजवादी ढंग का समाज, लोक हितकारी राज्य, मिश्रित अर्थव्यवस्था, ये सभी हमारे आर्थिक लोकतंत्र के लक्षण हमारे भारतीय संविधान के अंदर देखने को मिलते हैं। इसके अलावा आर्टिकल 44, आर्टिकल 44 नहीं, हमारा जो 44वां संविधान संशोधन है, इसके द्वारा कहा गया है कि राज्य व्यक्तियों की आय व उनके सामान